अनन्या बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसकी माँ उर्वी और पिता रजत उसे बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन अनन्या बहुत ही ज्यादा काली थी, इसीलिए स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाया करते थे। अनन्या को ये बात बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। एक रोज वो स्कूल से रोते हुए घर आती है। माँ, हर कोई मेरे क्लास ग्रुप को लेकर मेरा मजाक बनाता है। कोई मुझे काली कहकर चिढ़ाता है तो कोई मुझे कल्लो माई कहता है। अनन्या, अब तू बड़ी हो रही है मेरी बच्ची। तू किसी की बातों पर ध्यान मत दिया कर। भले ही तेरा रंग रूप ऐसा है, लेकिन तू पढ़ने में कितनी होशियार है। उन बच्चों का स्वभाव जैसा भी हो, लेकिन मैंने मेरी बच्ची को ऐसे स्वभाव नहीं दिए हैं। इसकी मुझे बहुत खुशी है। ठीक है माँ, मैं उन बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानूंगी और खूब अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान भी दूंगी। अनन्या को स्कूल में उसके क्लास के 2 बच्चे रोजाना चिढ़ाया करते थे, लेकिन अनन्या ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब एक रोज अनन्या स्कूल जाती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है कि तभी क्लास का राहुल अनन्या को चिढ़ाते हुए कहता है, देखो देखो, कल्लो आ गई। तुझे देखकर तो कोई भी कह दे कि भैंस भी तुझसे ज्यादा साफ है। वैसे मैं तो कहता हूँ तुझे भैंस चराने जाना चाहिए। तेरे जैसे लोगों का स्कूल में क्या ही काम। किताबें भी तेरे हाथों से मैली हो जाती है। अरे ये तो बस पढ़ने लिखने में ही अच्छी है, तभी तो इसका स्कूल में एडमिशन हो गया। वरना इसके जैसी शक्ल वाली लड़की को तो कोई स्कूल में घुसने भी ना दे। क्यों कल्लो, ठीक कहा ना मैंने? तू ठीक कह रही है रुचिका। ये पढ़ने लिखने में अच्छी है, तभी इसे स्कूल आने देते हैं। वरना इसके जैसे शक्ल के लोग तो सड़क पर भीख मांगते मिलते हैं। अनन्या राहुल और रुचिका की बात चुपचाप सुन रही थी। वो उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है। अनन्या की माँ उर्वी ने अनन्या से कहा था कि वो किसी की बातों पर ध्यान ना दिया करे और बस पढ़ाई किया करे। ऐसे ही समय बीतता है और अनन्या 10वीं के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है और अगली क्लास में पहुँच जाती है। अब 11वीं में उसके साथ राहुल और रुचिका भी जाते हैं। अरे यार, ये तो 11वीं में भी पहले दिन ही हमें नजर आ गई। इस मनहूस को देखकर अब 11वीं में भी रोज इसको देखना पड़ेगा। मैंने सोचा नहीं था। सुना है इस कल्लो के बहुत अच्छे नंबर आए हैं 10वीं के अंदर। अरे कोई बात नहीं रुचिका, इतने साल इसे झेल लिया तो 1-2 साल और सही। फिर 12वीं करने के बाद ये हमारी नजरों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। क्यों कल्लो, सही कहा ना हमने? अरे जाने दे, आज मेरा इस क्लास में पहला दिन है और मैं इससे बात या बहस करके अपना दिन खराब नहीं करना चाहती। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हमारे स्कूल में 26 जनवरी का प्रोग्राम होने वाला है और इस प्रतियोगिता में वही बच्चा अपना नाम लिखवाएगा जो 26 जनवरी के दिन परफॉर्मेंस देना चाहते हो। किसी को गाना गाना हो, कविता सुनानी हो या फिर देशभक्ति गाने पर डांस करना हो तो वो हमें बता दे। टीचर जी, मेरा नाम जरूर लिखना। मैं देसी सॉन्ग पर डांस करूँगा। मेरा मतलब है देशभक्ति गाने पर डांस करूँगा। टीचर जी, मेरा भी नाम लिख लीजिए। मुझे गाना और नाचना बहुत पसंद है। मैं 26 जनवरी के दिन स्कूल में गाकर और डांस करके परफॉर्मेंस दूंगी। मैं सबके नाम लिख लेती हूँ और मैं ये भी बता दूँ कि जो भी इस प्रतियोगिता में फर्स्ट आएगा उसे एक ट्रॉफी और इनाम मिलेगा और एजुकेशन मिनिस्टर आकर उसे खुद इनाम देंगे। अखबार में उनकी तस्वीर भी छपेगी, इसीलिए अब अच्छे से मेहनत करना। ये सुनकर सभी बच्चे काफी खुश होते हैं। साथ ही टीचर को 26 जनवरी की परफॉर्मेंस के लिए अपना अपना नाम भी लिखवाते हैं। लेकिन टीचर की नजर जब शांत कोने में बैठी अनन्या पर जाती है तो टीचर अनन्या को देखते हुए कहती है, सभी बच्चे अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाओ। और अनन्या, तुम तो इस स्कूल की होनहार बच्ची हो, तुम 26 जनवरी की प्रतियोगिता में भाग नहीं लोगी क्या?
टीचर जी, मैं भी 26 जनवरी की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतने सारे लोगों के सामने गाना गाना और डांस करना नहीं आएगा। मुझे शर्म आएगी, इसलिए मैं इस प्रतियोगिता में अपना नाम नहीं लिखवा रही। अरे टीचर जी, ये स्टेज पर ना ही जाए तो अच्छा है। इस काली लड़की को देखकर तो लोग डर कर वहाँ से भाग जाएंगे। खामखा 26 जनवरी का फंक्शन इसकी वजह से खराब हो जाएगा। आप इसका नाम मत लिखिए। ये क्या तरीका है रुचिका किसी से बात करने का? अनन्या, मैं तुम्हारा नाम इस प्रतियोगिता में लिख रही हूँ। उम्मीद करूँगी कि तुम जीतो या ना जीतो, लेकिन जिस तरह तुम आज तक इस स्कूल का नाम रोशन करती आई हो, वैसे ही गर्व से इसका नाम और बढ़ाओगी और प्रतियोगिता में भी हिस्सा लोगी। टीचर तो वहाँ से इतना कहकर चली जाती है, लेकिन अनन्या अब सोच में पड़ जाती है। वैसे भी अनन्या बच्चों से परेशान थी और डरी डरी सी रहा करती थी। मुझे तो 26 जनवरी की प्रतियोगिता के लिए नाम नहीं लिखवाना चाहिए। मैं इतने लोगों के आगे परफॉर्मेंस कैसे दे सकती हूँ? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे रंग रूप को लेकर ताने मारेंगे। मैंने सही नहीं किया। अब अनन्या घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। अनन्या की माँ उर्वी भी अनन्या के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। जब टीचर ने तुझे खुद आकर 26 जनवरी की परफॉर्मेंस के लिए कहा है, तो तुझे ये करना चाहिए। और लोगों का क्या है मेरी बच्ची, वो तो हमेशा बातें बनाते रहेंगे। तुझे इस बार कुछ करके दिखाना है और लोगों के मुंह पर ताला लगाना है। इसमें डरने की क्या बात है मेरी बच्ची, ऊपर वाला खुद तेरे साथ है। माँ, जब आप ऐसी बातें करती हो तो मुझे हिम्मत मिलती है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी 26 जनवरी की परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्म करने की। और हाँ, मैं तो तेरी हिम्मत बनकर 26 जनवरी की परफॉर्मेंस में उसको देखने भी आऊंगी और तेरी हिम्मत बढ़ाऊंगी। और हाँ, मैं काम करती हूँ, मुझे थोड़ी बहुत सिलाई तो आती है, तो मैं तेरे लिए तिरंगे वाला लहंगा सिलती हूँ, जिसे पहनकर तू बहुत अच्छी लगेगी। अनन्या को अपनी माँ की बातों से काफी हिम्मत मिलती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और स्कूल में बच्चे 26 जनवरी के प्रोग्राम के लिए प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ सभी बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन अनन्या की मदद उसकी टीचर करती है और उसका हौसला भी बढ़ाती है। और यहाँ अनन्या की माँ पूरी मेहनत करके उसके लिए तिरंगा लहंगा तैयार करने में लगी रहती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और आखिरकार 26 जनवरी का वो दिन आ ही जाता है, जब अनन्या को सभी के सामने परफॉर्मेंस देनी थी। और उस दिन वो अपनी माँ के हाथों का सिला हुआ वो तिरंगा लहंगा पहनकर स्कूल जाती है। उसके बाद टीचर स्टेज पर आती है और कहती है, अब आपके सामने परफॉर्मेंस देने आ रही है 11वीं क्लास की रुचिका। रुचिका बॉलीवुड सॉन्ग पर आप सभी को परफॉर्मेंस करके दिखाएंगी। सभी रुचिका के लिए तालियां बजाएंगे और तालियों से रुचिका का स्वागत करेंगे। रुचिका भी स्टेज पर आने के बाद बॉलीवुड सॉन्ग पर डांस कर 26 जनवरी की परफॉर्मेंस देती है और उसके बाद 1-2 बच्चे और आकर अपनी अपनी परफॉर्मेंस देकर चले जाते हैं। और इन बच्चों की परफॉर्मेंस के बाद में टीचर अनाउंस करती है अनन्या की परफॉर्मेंस। अनन्या आने से पहले बहुत डरी हुई थी, पर अनन्या हिम्मत करके स्टेज पर आती है, लेकिन वो खुद को बहुत कमजोर महसूस करती है। दोस्तों, मैं अपनी परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले एक छोटी सी कविता कहना चाहूँगी, जो मैंने खुद लिखी है। गोरे हैं या काले हैं, हम सब भारत वाले हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन दिल के सच्चे हैं। मातृभूमि से प्यार करो, नफरत का ना वार करो। आज गणतंत्र दिवस पर तुम गणतंत्र संग्रामियों को याद करो। भीड़ में सभी बच्चों के माता पिता, सभी बच्चे और टीचर और एजुकेशन मिनिस्टर भी बैठे होते हैं, जो सभी का परफॉर्मेंस देख रहे थे, वो भी बहुत गौर से।
अनन्या स्टेज पर आने के बाद अपने तिरंगी लहंगे में देशभक्ति सॉन्ग पर डांस करती है। तो अनन्या की माँ उर्वी भी ये देखकर भावुक हो जाती है। अब कुछ देर के बाद में टीचर स्टेज पर आकर अनाउंसमेंट करती है। सब बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन इस प्रतियोगिता में अव्वल आई है अनन्या, जिन्होंने न सिर्फ अपनी प्रतिभा हमें दिखाई बल्कि हम सबको देशभक्ति का महत्व भी समझाया। अब स्कूल की टीचर खुद एजुकेशन मिनिस्टर को स्टेज पर बुलाकर अनन्या को ट्रॉफी देने को कहती है और एजुकेशन मिनिस्टर भी अनन्या को ट्रॉफी देते हुए अनन्या की और उसके तिरंगी लहंगे की बहुत तारीफ करते हैं। हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर की तारीफ सुनकर वहाँ बैठे राहुल और रुचिका का मुंह बंद हो जाता है। मुझे माफ कर दो अनन्या, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह दिया। मुझे पता है मैं तेरी माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन आज मैं तुझसे माफी जरूर मांगूंगी। मुझे भी माफ कर दे अनन्या, मैंने तुझे गलत समझा, तेरे रंग का मजाक उड़ाया, लेकिन सच में तू दिल की बहुत अच्छी है। आज के बाद मैं कभी तेरे रंग रूप का मजाक नहीं बनाऊंगा। अरे नहीं, तुम दोनों इतना भावुक क्यों हो रही हो? इसकी जरूरत नहीं है। तुम दोनों तो पहली क्लास से मेरे साथ पढ़ते हो, तो भला दोस्तों की बातों का क्यों बुरा मानना? हम तो दोस्त हुए ना। आज तुम दोनों की वजह से ही मैं यहाँ पर पहुँच पाई हूँ, वरना मेरा मनोबल बढ़ता ही नहीं। 26 जनवरी के इस देशभक्ति के मौके पर अनन्या सभी के दिलों में एक अलग जोश और जुनून पैदा करती है। जो कोई अनन्या से बैर भी करता था, वो भी अब अनन्या के पास आकर उससे गले मिलता है, उससे माफी मांगता है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अनन्या की माँ अनन्या को गले से लगा लेती है। एक पराठा ले लो ना, ससुराल में थोड़ी ही न बैठे हो। अच्छा भाग्यवान, लाओ दे दो। अच्छा ये सिमर कहाँ है? सो रही है महारानी। अभी तक सो रही है? उसे बोलो कि उठ जाए, वरना नाश्ते की बजाय दोपहर का खाना मिलेगा सीधा। ये कहानी है रोहित और उसके परिवार की। रोहित बहुत ही संस्कारी और मेहनती लड़का था और फिर नाश्ता करने के बाद चलो भाई, बहुत हो गया नाश्ता, पता नहीं आज मशीन चलेगी भी या नहीं। पापा मैं भी चलूं आपके साथ? अरे तू क्या करेगा वहाँ दुकान पे? सिलाई सीखूंगा आपसे। लो जी, सुनती हो, हम सोच रहे हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा और इसे देखो, इसे भी मेरी तरह दर्जी बनना है। हाँ तो दर्जी बनने में क्या बुराई है पापा? नहीं पगले, तू जम के पढ़ाई कर और बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बन। दर्जी बन के तो तू मेरी तरह ही गरीब रह जाएगा, बढ़िया पैसे कमाएगा तो सिमर की शादी करना भी तो आसान हो जाएगा। दोनों मिलकर अच्छा दहेज भी दे पाएंगे उसे और उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो पाएगी, समझा? देखो माँ, मेरी नींद भी नहीं खुली और ये दोनों मुझे घर से निकालने की बातें कर रहे हैं। घर से निकालने की नहीं, तुझे तेरे ससुराल भेजने की बात कर रहे हैं। मैं तेरे भाई को समझा रहा हूँ कि वो अच्छे से पैसे कमाए, तभी तो हमारी कल्लो की शादी हो पाएगी। देखो माँ, मुझे पापा फिर कल्लो कह रहे हैं। खुद तो काले हैं और मुझे कल्लो कल्लो कहते हैं। और आप सुन लो भैया, आपको मेरे लिए पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने लिए पैसे मैं खुद कमाऊंगी। अच्छा, और वो कैसे? मैंने सोच लिया है, मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। हमने तो सोचा था कि बिटिया पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करेगी, पर ये भी अपने भाई की तरह निकली। ऐसे क्यों बोल रही हूँ पापा? पता है कितना पैसा कमाती है पार्लर वाली आजकल। हाँ, बस करवा चौथ के दिन, बाकी दिन तो बस खुद का ही मेकअप करती रहती है। श्याम सुंदर की बात सुनकर इस बार सरला भी हंस पड़ी।
फिर रोहित की जिद करने पर श्याम सुंदर उसे भी अपने साथ अपनी दुकान ले गए। उस दिन रोहित ने पहली बार अपने पापा की दुकान पर नाप लेने से लेकर कपड़े की कटाई और फिर सिलाई होते हुए देखी। बड़ी मेहनत के बाद शाम को श्याम सुंदर ने एक लहंगा तैयार कर दिया और फिर बता कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर है पापा। तूने देखा ना कैसे मैंने पूरा दिन मेहनत करके ये लहंगा तैयार किया और मुझे क्या मिलेगा? लागत हटा दो तो ले दे के कुछ 1000 रुपए और डॉक्टर लोग तो एक मरीज को देखने के लिए इतने पैसे ले लेते हैं। कुछ समझा? हाँ पापा समझ गया। अच्छा पापा जब तक मेरी छुट्टियाँ हैं मैं आपके साथ दुकान पर रोज आ सकता हूँ? हाँ पर सिर्फ छुट्टियों तक, उसके बाद नहीं। उस दिन रोहित बहुत खुश था। ऐसे ही हंसी खुशी वक्त बीत रहा था, पर गरीब श्याम सुंदर के दिल पर गरीबी का बोझ था। वो चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे अच्छे कॉलेज से पढ़कर कुछ अच्छी नौकरी करें, पर उनके पास इन सब के लिए पैसे नहीं थे। ऊपर से सिमर का रंग सांवला था। उसकी शादी की चिंता भी उन्हें खाई जा रही थी और एक दिन उनके दिल ने जवाब दे दिया और अपने आखिरी वक्त में उन्होंने रोहित का हाथ पकड़कर उससे कहा, बेटा अब मुझे जाना होगा रोहित। अब से सारे घर की जिम्मेदारी तुझ पर है बेटा। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे डॉक्टर नहीं बना सका, पर तुझे एक अच्छा इंसान बनना होगा। हमेशा याद रखना ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। फिर रोहित की गोद में ही उसके पापा ने दम तोड़ दिया। हंसता खेलता परिवार आंसुओं के सैलाब में डूब गया। धीरे धीरे परिवार की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई और फिर जैसा श्याम सुंदर ने कहा था, रोहित ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वो अपने पापा की दुकान में गया और वहीं बैठने लगा। शुरू में तो उसके पास कोई कपड़ा सिलवाने नहीं आता था, पर पापा की सीख को याद करते हुए और पूरी मेहनत और लगन से उसने अच्छे कपड़े सिलने सीख लिए और गुजारे लायक पैसे कमाने लगा। फिर एक शाम, लो माँ ये 1000 रुपए सब्जी राशन वगैरह ले आना। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? इतनी छोटी उम्र में मेरे लाल के कंधों पर तूने इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। ऊपर वाले को मत कोसो माँ, चलो अब खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। और ये सिमर कहाँ है? वो भी बस पार्लर से आती ही होगी। क्या वो पार्लर में लग गई क्या? हाँ, कह रही थी भैया का हाथ बटाऊंगी। पता है उसने मेकअप का पूरा काम सीख लिया है। बता रही थी कि उसे पूरे 5000 रुपए महीने के मिलेंगे। नहीं माँ, उससे कहो कि वो पढ़ाई करे। मैं हूँ पैसे कमाने के लिए। मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो क्या हुआ, वो तो कम से कम अपनी पढ़ाई करे। रोहित वाकई बड़ा हो गया था। फिर अगले दिन जब रोहित अपनी दुकान पर बैठा था, तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आई। बेटा तुमसे एक काम था। जी बताइए अम्मा। तुम लहंगे सिलते हो क्या? हाँ अम्मा सिलते हैं, पर लहंगा किसके लिए सिलवाना है? और आप कपड़ा लाई तो है ना? यही तो दिक्कत है बेटा। ये मेरी पोती है। परसों इसके स्कूल में कोई फंक्शन है, उसमें इसे राधा बनना है। इसकी मैडम ने कहा है कि लहंगा चोली पहन कर आना है, पर मेरे पास ना तो अभी कपड़ा खरीदने के पैसे हैं और ना ही तुम्हारी सिलाई देने के। अच्छा, पर दादी कपड़ा तो चाहिए ही होगा ना? बेटा देख लो, बची कुची कतरनों को जोड़ कर ही बस एक काम चलाऊ सा लहंगा बना दो ना। मेरी पेंशन आएगी ना 1 तारीख को, तो मैं तुम्हें सिलाई के पैसे दे जाऊंगी आकर। ये गुड़िया तो मेरी बहन जैसी है, मैं इसके लिए लहंगा जरूर सिलूंगा। और आपके पास जब पैसे हो आप तब दे देना, ठीक है? रोहित की अच्छाई ने बुढ़िया के चेहरे पर मुस्कान ला दी। उनके जाने के बाद रोहित ने अपने कट पीस के ढेर में से अच्छे और चमकीले कपड़े निकालने शुरू कर दिए और लहंगा बनाना शुरू कर दिया।
उसके पास वक्त कम था और काम ज्यादा था। फिर अगले दिन। कैसे हो बेटा? आइए दादी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। लीजिए, आपकी पोती का लहंगा बनकर तैयार है। अरे पर गुड़िया है कहाँ? वो नहीं आई, वो खाना बना रही है। तुम मुझे दिखाओ कैसा बना है। लो ये देखो अम्मा, बहुत मेहनत की है मैंने। बताओ ये कैसा बना है? अरे वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर बना दिया तुमने बेटा। हजारों का लहंगा लग रहा है। तेरी बहन खुश हो जाएगी। सच में कमाल कर दिया तुमने तो। जब गुड़िया को बहन मान ही लिया तो खराब लहंगा कैसे बनाता? बताओ अम्मा। ये बात भी सही है। अच्छा सुनो, इसके पैसे तो मैं 1 तारीख को ही दूंगी, लेकिन बेटा तुम ये रख लो। ये क्या है दादी? आज मुझे मंदिर के बाहर ये कपड़ा दान में मिला था। एक अमीर औरत सबको कपड़ा बांट रही थी। शायद कोई मन्नत पूरी हुई थी उसकी। अब गुड़िया का तो लहंगा बन गया, तो ये कपड़ा मेरे किसी काम का नहीं, तो इसे तुम रख लो। नहीं नहीं दादी, ये तो महंगा कपड़ा लग रहा है। इसे आप ही रखो, मैं क्या करूँगा इसका तो। तुमने मुझे दादी बोला है ना, तो इससे अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। वो भी तो मेरी पोती हुई ना, कहना उसकी दादी की तरफ से तोहफा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे सिलाई के पैसे नहीं दोगी, ठीक है ना? जो कपड़ा बुढ़िया रोहित को देकर गई थी वो वाकई बहुत अच्छा था। रोहित सोचने लगा कि वो उस कपड़े से क्या बनाए, और फिर उसने अपनी कैंची और फीता उठाया और काम पर लग गया। पूरे 2 दिन की मेहनत के बाद उसने बहुत ही प्यारा लहंगा बनाकर तैयार कर दिया। फिर उसी शाम। सिमर, कहाँ है तू? हाँ भैया, यही हूँ, बताओ। ये देख, मैंने तेरे लिए लहंगा सिला है। जा जल्दी से पहन कर आ तो। अरे वाह, देखो ना माँ, भैया ने कितना प्यारा लहंगा सिला है मेरे लिए। अरे वाह, कसम से इसे पहनकर तो तू पूरी परी लगेगी सिमर। पर रोहित, तू इतना महंगा कपड़ा लाया कहाँ से? सब बताऊंगा माँ, पर पहले सिमर जल्दी जाना। थोड़ी देर के बाद कमरे के अंदर से सिमर के जोर से चीखने की आवाज आई। उसकी चीख सुनकर रोहित और सरला उसके कमरे की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि उस लहंगे को पहने खड़ी सिमर वाकई परी लग रही थी। कमाल की बात ये थी कि उस लहंगे को पहनते ही वो एकदम गोरी और बला की खूबसूरत हो गई थी। अगले ही पल रोहित और सरला गुड़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद ना तो गुड़िया का पता चला और ना ही उनकी पोती का। हो न हो वो कोई जादूगरनी ही थी। हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है, पर अब क्या करें? उन दादी को कहाँ ढूंढे? चल कोई बात नहीं, वो देख राधा श्याम का मंदिर। चल दर्शन करके ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं। फिर जैसे ही रोहित और सरला मंदिर के अंदर गए तो रोहित जोर से चिल्लाया, वो राधा जी, उनका ये लहंगा तो मैंने सिला था। वो उस गुड़िया के लिए था। हाँ, ये मैंने सिला था। और उन अम्मा को। इतना कहकर रोहित चुप हो गया। सरला और रोहित दोनों की आंखों में श्रद्धा के आंसू और चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी, और घर पर बैठी सिमर अपने उस जादुई लहंगे को निहारे जा रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।